नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे सीटेट में हिंदी पैडागोजी, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे और 40 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होंगे जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। तो आइए ज़्यादा बातचीत न करते हुए हम लोग प्रश्न पर आते हैं और प्रत्येक प्रश्न का हम व्याख्या के साथ उत्तर देते हुए चलेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है, बालकों को व्याकरण के सभी नियमों और परिभाषाओं को कंठस्थ कराना। कंठस्थ जो शब्द है यह क्या है? निगेटिव है, तो इसलिए गलत हो गया। बी है, बालकों को भाषा का नियमबद्ध और व्यवहारिक प्रयोगात्मक उपयोग सीखने में मदद करना। ठीक है। और सी कह रहा है, बालकों को व्याकरण शास्त्र का विद्वान बनाना। यहाँ विद्वान वाली बातें नहीं है, समझाना पड़ेगा। ठीक है ना? जब बच्चा समझेगा तभी तो कुछ करेगा। केवल शब्द आ गया तो ये निगेटिव, तो ऑप्शन इसका चला जाएगा बी पर। ठीक ना? तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो औपचारिक व्याकरण पढ़ाने के बजाय क्या करना है? व्यवहारिक और व्याकरण पर जोर दिया जाता है। किस पर? व्यवहारिक व्याकरण पर जोर दिया जाता है, ताकि बच्चा अपने दैनिक भाषा में सही और नियमबद्ध प्रयोग कर सके। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर हम लोग 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भाषा शिक्षण की किस विधि में व्याकरण के नियमों को पहले रटाया जाता है और बाद में उदाहरण दिया जाता है? मतलब पहले रटाया जाएगा फिर बाद में उदाहरण दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि ये कौन सी विधि हो जाएगी? पहले नियम बताना फिर उदाहरण देना, तो इसका मतलब यह निगमन विधि हो जाएगी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। आप पहला ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि, तीसरा है प्रत्यक्ष विधि और चौथा है खेल विधि। तो देखिए, निगमन विधि में क्या होता है? पहले नियम, बाद में उदाहरण। ठीक है। और आगमन विधि में क्या होता है? पहले उदाहरण बाद में नियम, इसी का उल्टा होता है। तो पहले नियम की बात कर रहा है तो यह निगमन विधि हो जाएगी। ठीक ना? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, आगमन विधि को भाषा शिक्षण में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है, यह बच्चों को नियम याद करने से बचाती है और उदाहरणों से नियमों की ओर बाल केंद्रित ले जाती है। ठीक है। बी कह रहा है, यह बहुत कम लागत की बात है। कह रहा है इसमें क्या कह रहा है? इसमें बहुत जो होता है इसमें कम समय लगता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, कम समय की बात नहीं होती है। सी कह रहा है, इसमें शिक्षक को कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। गलत बात। यह केवल शब्द आएगा तो निगेटिव है। ठीक ना? तो ऑप्शन इसका ए चला जाएगा। देखिए, आगमन विधि में पहले क्या होता है? व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर बच्चे उसका विश्लेषण करते हैं और स्वयं नियम और निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, संदर्भ में व्याकरण का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, व्याकरण की एक अलग से किताब पढ़ना या पढ़ाना। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक ना? बी कह रहा है, पाठ्यपुस्तक के पाठ या पाठ्य सामग्री को पढ़ाते समय आए व्याकरणीय बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना। ठीक बात है, तो इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जा रहा है। केवल शब्द है, निगेटिव हो जाएगा। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर हम लोग 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, भाषा ससर्ग विधि की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, भाषा ससर्ग विधि का मतलब है कि व्याकरण की कोई स्वतंत्र पुस्तक नहीं होती है। ठीक है। बालकों को भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण कराकर और अच्छे साहित्य के माध्यम से व्याकरण सिखाया जाता है। ठीक ना? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। व्याकरण की अलग से पुस्तक से नियमों का अध्ययन कराना। बी कह रहा है,
अच्छे लेखकों की आकृति या आकृतियाँ पढ़कर और भाषा के व्यवहारिक प्रयोग के बिना या व्यवहारिक प्रयोग से अलग नियम व्याकरण का ज्ञान देना। ठीक ना। सी करा है केवल परिभाषा याद कराना, बिल्कुल गलत। केवल शब्द आएगा तो निगेटिव है। ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे चला जाएगा। अच्छे लेखकों की आकृतियाँ पढ़ाकर और भाषा के व्यवहारिक प्रयोग से बिना अलग नियम पढ़ाए व्याकरण का ज्ञान देना। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 6 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो निगमन विधि, सूत्रात्मक विधि, आगमन विधि, पुस्तक विधि। तो देखिए सबसे अच्छी विधि जो आगमन विधि होती है। ठीक ना। उदाहरण पहले दिया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, बालक अपनी मातृभाषा का व्याकरण मुख्य रूप से कैसे सीखता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है विद्यालय जाकर व्याकरण की किताब से पढ़कर। नहीं। बी है अपने अनौपचारिक भाषाई परिवेश के माध्यम को बार बार सुनकर और बोलकर अनौपचारिक रूप से। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। केवल शब्द निगेटिव, केवल शब्द निगेटिव। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, अति सामान्यीकरण की प्रवृत्ति बच्चों के भाषा विकास में क्या दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चा भाषा सीखने में पूरी तरह असमर्थ। गलत बात। बी है बच्चा सीखे गए व्याकरणीय नियमों को हर जगह चाहे अपवाद ही क्यों न हो लागू करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है। सी कर रहा है क्यों रट करके। गलत। यह गंभीर मानसिक विकार है, तो ये गलत। तो ऑप्शन इसका भी बी चला जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम अगला देखेंगे 9। प्रश्न नंबर 9 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल परिभाषाएं याद कराना। बिल्कुल गलत। बी है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण अध्ययन करना। तो ये बात ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केवल शब्द नेगेटिव हो जाता है। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। देखिए टॉपिक वाइज ही हम क्वेश्चन कराते हैं पूरा। पेपर से पहले टॉपिक वाइज कंप्लीट करा करके उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराएंगे पूरे टॉपिक को मिक्स करके। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। व्याकरण शिक्षण में पाठ्य पुस्तक विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है इनमें बहुत सारे चित्र होते हैं। नहीं। बी कह रहा है यह भाषा को नीरस बना देती है और नियम को रटने पर अधिक बल देती है। सी कह रहा है यह केवल शिक्षक के लिए। गलत। इनमें कोई नियम नहीं होते, तो ये भी गलत। देखिए जो पाठ्य पुस्तक विधि होती है यह भाषा को नीरस बना देती है। ठीक ना। और नियमों को रटने पर अधिक बल दे देती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। ये क्यों आ जा रहा है भाई। प्रश्न नंबर 11 है व्याकरण अनुवाद विधि में सबसे अधिक उपेक्षा किस कौशल की होती है? तो ऑप्शन नंबर है पढ़ने और लिखने की। नहीं। बी है सुनने और बोलने मौखिक अभिव्यक्ति की। केवल शब्द ज्ञान की। बिल्कुल गलत। अनुवाद कौशल की। गलत। तो बोलने और सुनने की जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है इसकी सबसे अधिक उपेक्षा होती है व्याकरण अनुवाद विधि में। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है क्या व्याकरण शिक्षण भाषा की शुद्धता की एक मात्र गारंटी है? ऑप्शन नंबर 1 है हाँ, बिना व्याकरण के भाषा शुद्ध हो ही नहीं सकती। गलत बात है। क्यों नहीं हो सकती भाई? बी है नहीं, समृद्ध भाषाई परिवेश और प्रयोग के अवसर व्याकरण के नियमों से अधिक प्रभावी होते हैं। ठीक है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रयोग प्रणाली में व्याकरण कैसे सिखाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को सीधे नियम रटाकर। गलत बात। बी है पाठ में आए शब्दों और वाक्यों का विश्लेषण कराकर उनके आधार पर नियम स्थापित करके। ठीक है। बच्चों के अनुसार नियम स्थापित करके सिखाना सबसे बेहतर विधि होती है। ठीक ना। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 14।
प्रश्न नंबर 14 है, व्याकरण भाषा का अंगरक्षक है, इस कथन का क्या आशय है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, व्याकरण भाषा को बहुत बाहरी आक्रमणों से बचाता है। बी है, व्याकरण भाषा को विकृत अशुद्ध होने से बचाता है और उसे मानक रूप प्रदान करता है। सी है, व्याकरण केवल शब्द आएगा तो निगेटिव, ठीक ना, यह भाषा की गति को रोक देता है, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी पर चला जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, प्राथमिक स्तर के बच्चों को व्याकरण सिखाते समय शिक्षक को किस चीज़ से बचना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है, जटिल और अमूर्त व्याकरणीय भाषाओं को रटने से, ठीक है। बी है, बहुत सारे उदाहरण दे करके, ये तो बिल्कुल गलत है, बचने वाली बात है ना। तो सी का है, चित्र वाली किताबों का प्रयोग करने से, गलत। खेल गतिविधियों से, ये भी गलत। तो बचना किससे है? जटिल और अमूर्त व्याकरणीय परिभाषाओं को रटाने से, इससे बचना है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, भाषा शिक्षण में व्याकरणीय त्रुटियां क्या दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, बालक की मंदबुद्धिता। बी कह रहा है, भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया और बालक का भाषाई विकास का स्तर। सी कह रहा है, शिक्षक की पूरी तरह से असफलता। नहीं, बालक की भाषा सीखने में अनिच्छा, ये भी गलत। तो देखिए मंदबुद्धिता भी नहीं होगी, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पर चला जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 17 देखते हैं। सूत्रात्मक विधि मुख्य रूप से किस भाषा शिक्षण परंपरा से आई है? आधुनिक पाश्चात्य विधि से। बी है, प्राथमिक खेल विधि से। सी है, केवल अंग्रेजी शिक्षण से। और डी है, प्राचीन संस्कृत व्याकरण शिक्षण से। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, ये संस्कृत से आई है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 18 देखेंगे। कक्षा में मानक भाषा सिखाने में व्याकरण का क्या योगदान है? तो देखिए, जो कक्षा में जो मानक भाषा सिखाने का मतलब है कि वह भाषा को एक सर्वमान्य, एक रूप और औपचारिक ढांचा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं अगला 19 है, अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, व्याकरण की विशेष कक्षा लगाना, गलत बात। बातचीत और कहानी सुनते समय बच्चे की जो अशुद्धियों को प्यार से टोककर सही रूप बताना, तो ये बात ठीक है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं। व्याकरण की समझ को आंकने के लिए सबसे प्रभावी प्रश्न कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर है, संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकार लिखो, गलत बात। बी है, सर्वनाम के 5 उदाहरण याद करके लिखो, ये भी गलत। दी गई कहानी में से संज्ञा शब्दों को छांटकर उसके कार्य का विश्लेषण करो, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक ना, यहाँ से आंकड़ा पता चलेगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। आगमन विधि कह रहा है, जो आगमन और निगमन विधि का संयुक्त प्रयोग क्यों सबसे बेहतर माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि इनमें समय बहुत बचता है, गलत बात है। बी है, क्योंकि यह पहले उदाहरण से नियम बताती है आगमन, फिर क्या करती है, नियमों का अभ्यास कराती है, निगमन जिसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। केवल सब निगेटिव होता है, जरूरी नहीं है, क्यों नहीं जरूरी है। आइए हम लोग अब देखेंगे प्रश्न नंबर 22। स्टीफन क्रैसन के अनुसार औपचारिक रूप से सीखा गया व्याकरण भाषा विकास में किस रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, अर्जनकर्ता के रूप में। बी है, मॉनिटर या निरीक्षक के रूप में। सी है, भाषा के मुख्य स्रोत के रूप में। और डी है, रुकावट के रूप में। तो देखिए, जो करता है मॉनिटर या निरीक्षक के रूप में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका भी। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं 23।
बच्चे व्याकरण के नियम जाने बिना भी सही वाक्य बोलते हैं, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, उन्होंने अपने परिवेश से अंतर्निहित व्याकरण को आत्मसात कर लिया है। आत्मसात मतलब नकल कर लिया है, ठीक ना। तो ये बात तो ठीक लग रही है। वे जादू जानते, गलत बात। वे केवल सब निगेटिव, वे केवल निगेटिव, तो ऑप्शन ए में चला जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। शब्द योजना और वाक्य संरचना का ज्ञान व्याकरण शिक्षण में किस विधि से सबसे सुगम होता है? केवल परिभाषा रटने से नहीं, वाक्य विश्लेषण और खेल विधियों से। तो ये बात ठीक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 25 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की अलग से पुस्तक न होना किस बात का समर्थन करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण को भाषा की पाठ्य पुस्तक और संदर्भों के साथ ही एकीकृत करके पढ़ाया जाना चाहिए। तो ठीक है, तो एकीकृत ही करके पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। दोनों को एकत्रित करके एक में जोड़ करके ही पढ़ाना जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। समग्र भाषा उपागम में व्याकरण का क्या स्थान है? प्रश्न नंबर 26 है, समग्र भाषा उपागम में व्याकरण का क्या स्थान है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, व्याकरण को बिल्कुल अलग थलग करके पढ़ाया जाता है। बी है, इसमें व्याकरण पूरी तरह प्रतिबंध है। सी है, केवल व्याकरण ही पढ़ाया जाता है। और डी है, व्याकरण भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग और संदर्भ का एक स्वाभाविक अंग होता है। तो ये बात ठीक है, ठीक ना। व्याकरण भाषा के एक अर्थपूर्ण का प्रयोग और संदर्भ का एक स्वाभाविक जो होता है अंग होता है। ये बात सही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा में त्रुटि शोधन करते समय शिक्षक को व्याकरण के नियम का प्रयोग कैसे करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों को सबके सामने डांटकर नियम बताना, गलत बात। तुरंत नियम रटाने के बजाय बच्चों को स्वयं अपनी गलती पहचानना और मौका और सही प्रयोग का संदर्भ देना। सी है, गलती पर 0 अंक देना। और डी है, अनदेखा करना। ये भी गलत। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सही, ठीक ना। प्रश्न नंबर 28 है, व्याकरण व्यवहारिक है, संधानिक नहीं, इस कथन की प्राथमिक शिक्षा में क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, सिद्धांतों को याद करना जरूरी है, व्यवहार को नहीं, गलत बात। व्यवहार जरूरी है, सिद्धांत बहुत बात की बात है। बी है, सिद्धांत और व्यवहार एक ही बात है, गलत। व्यवहार अलग होता है, सिद्धांत अलग होता है सबका। व्याकरण केवल इंजीनियरों के लिए है, गलत। नियमों को संवैधानिक परिभाषाओं की तुलना में उनका दैनिक भाषा में ही सही प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी चला जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार व्याकरण के 3 मुख्य अंग है। प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले किस पर ध्यान दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, केवल अमूर्त वर्ण विचार पर, गलत। केवल शब्द आ गया ना। बी है, अर्थपूर्ण शब्दों और वाक्यों के व्यवहारिक प्रयोग पर, ठीक है, अर्थपूर्ण होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। केवल निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा सही। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। व्याकरण की समवाय प्रणाली की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, इससे छात्र व्याकरण के विद्वान बन जाते हैं, नहीं। बी है, इसमें भाषा शिक्षण के दौरान इस संदर्भ के अनुसार व्याकरण का ज्ञान बिना किसी अतिरिक्त निरस्ता के मिल जाता है। तो ये बात ठीक है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। यदि कोई बालक मैं खाना खाया बोलता है तो यह व्याकरण की किस समस्या को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 है, बालक को बोलना नहीं आता, गलत बात।
बालक की भाषा बिल्कुल असामान्य है या अमान्य है, ये भी गलत। सी है बालक के कारक चिन्हों जैसे ने के प्रयोग के नियम को सही से आत्मसात नहीं किया है, ये बात ठीक है। बालक ने क्या किया है, जो ने का जो नियम है, ने का प्रयोग है, वो सही जगह नहीं किया है, ठीक है, बस यही बात है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण शिक्षण का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होना चाहिए? तो देखिए, मनोवैज्ञानिक क्रम पहले उदाहरण होना चाहिए, फिर विश्लेषण, फिर उसके बाद नियम, ठीक ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 33 देखेंगे। देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। सृजनात्मक लेखन के व्याकरण की क्या भूमिका होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है व्याकरण विचारों को एक स्पष्ट, अर्थपूर्ण और सुसंगत ढांचा प्रदान करता है ताकि भाव प्रभावी ढंग से व्यक्त हो। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे अगला। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय खेल विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो देखिए, शब्द पहेली, वर्ग पहेली या संज्ञा सर्वनाम छांटने के कार्ड गेम द्वारा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केवल शब्द है निगेटिव, गेम को वीडियो गेम खिलाकर कहाँ होगा, खिलाकर क्या होता है, केवल चुपचाप बैठने से भी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। लिंग वचन कारक आदि का ज्ञान बच्चों को मुख्य रूप से किस माध्यम से देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए केवल इनकी तालिका बनाकर याद करा देने से, नहीं। बी है वाक्यों में इनके प्रयोग के उदाहरणों और संदर्भों के माध्यम से। तो ये बात ठीक है, ठीक ना। केवल शब्द है ना, निगेटिव हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य भाषा को समृद्ध बनाना है, न कि उसे जकड़ना। इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो व्याकरण के नियमों को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, गलत बात। क्यों करना चाहिए? केवल शब्द आ गया तो यहाँ गलत, केवल शब्द निगेटिव, तो बचा क्या? डी वाला व्याकरण को अभिव्यक्ति का साधन बनाना चाहिए, न कि बच्चे में बोलने या लिखने का डर पैदा करने वाला कारण, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। व्याकरण की अनौपचारिक विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? अनौपचारिक विधि, तो ऑप्शन नंबर 1 थांडाई के अभ्यास के नियम पर, पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन के नियम पर, स्वाभाविकता और परिवेश में सहज सीखने के सिद्धांत पर, और केवल शब्द पुरस्कार दंड सिद्धांत गलत है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 38 देखेंगे। वर्तनी की शुद्धता का व्याकरण से क्या संबंध है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वर्तनी का व्याकरण से कोई लेना देना नहीं है, गलत बात। बी है ध्वनियों के सही उच्चारण और व्याकरणिक संरचना का सीधा प्रभाव वर्तनी की शुद्धता पर पड़ता है। तो ये बात ठीक है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। द्विभाषिक कक्षा में व्याकरण शिक्षण की कौन सी रणनीति सहायक होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल पहली भाषा का व्याकरण पढ़ाना, गलत बात। बी कह रहा है दोनों भाषाओं के व्याकरणिक ढांचों की तुलना और व्यतिरेकी विश्लेषण करके पढ़ाना। तो ये बात ठीक है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर आज का हम लोग अंतिम देखेंगे 40। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक के रूप में आपका व्याकरण शिक्षण के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? कठोर और नियमवादी, गलत। लचकदार होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, संदर्भ आधारित होना चाहिए और व्यवहारिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना, और कोई नहीं होना चाहिए। तो देखिए, कुल टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। टॉपिक वाइज वीडियो अच्छी लगी, चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।